हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है शिक्षण की विधियां यानी कि टीचिंग मेथड। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि मुख्य रूप से सीटेट, यूपी टेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करो। और इसी सीरीज का है आज 20वां टॉपिक जिसमें हम शिक्षण की विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षण की विधियों के बारे में। सबसे पहली शिक्षण की विधि है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। आगमन विधि के प्रतिपादक या जनक कौन थे? अरस्तु साहब। मतलब कि इस विधि का सबसे पहला प्रयोग या फिर इस विधि का प्रारंभ किसने किया था? अरस्तु साहब ने। इसे विश्लेषण प्रणाली मतलब कि जो आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विश्लेषण प्रणाली। मतलब कि इंडक्टिव मेथड को हम विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब कि अगर बच्चों को हम किसी विषय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विषय से संबंधित या फिर उस चैप्टर से संबंधित सबसे पहले हम उनको बेसिक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित जो नियम होंगे उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरल चीज़ें बताते हैं हम बच्चों को या फिर जिन चीज़ों से वो परिचित होते हैं उन चीज़ों को बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कठिनाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कि सरल से कठिन की ओर समझाने का बच्चों को प्रयास करते हैं। यह शिक्षण विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है। मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो कैसी होती है? आगमन विधि के थ्रू अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बच्चों को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाता है कि वो जिन चीज़ों को सीखना चाहते हैं वो उन चीज़ों को जिस तरह से चाहें उस तरह से सीखें। मतलब कि इसमें बच्चों को हम लर्निंग बाय डूइंग के लिए पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं। मतलब कि इस विधि में हम बच्चों को करके सीखने के लिए बल देते हैं। मतलब कि करके सीखने के लिए पूरी तरह से बच्चों को आज़ाद कर देते हैं। फिर सर्वप्रथम विद्यार्थी उदाहरण देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में जिस चैप्टर के बारे में वो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में वो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। फिर उदाहरणों के माध्यम से नियम सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नियम बताए जाएं फिर वो उदाहरण सीखें। सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा। जैसे कि हम बच्चों को इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित जो बेसिक चीज़ें जो उनके आसपास चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में बच्चों को हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पेड़ पौधे, गाय भैंस और क्या कहते हैं जो भी चीज़ें उनके आसपास पाई जाती है चारों तरफ जिनसे वो घिरे हुए हैं उन चीज़ों को हम बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो चीज़ें बच्चों से पहले से परिचित हैं। जैसे बच्चे पेड़ पौधों को तो देखे हुए हैं लेकिन उनके बारे में हम उनको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब कि जो चीज़ें उनको पता हैं उन चीज़ों को हम बच्चों को सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे उनको हम जो चीज़ें नहीं पता होंगी उन चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कि बच्चों को नियम बताने का प्रयास करेंगे। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम मूर्त चीज़ों को बताते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि जो चीज़ें उनको पता होती हैं या फिर जिनसे वो परिचित होते हैं सबसे पहले हम उनको वो चीज़ें बताते हैं। फिर उसके बाद जिन चीज़ों से वो परिचित नहीं होते हैं या फिर जिन चीज़ों के बारे में वो अमूर्त रूप मतलब उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता या फिर उन चीज़ों के बारे में वो अमूर्त होते हैं उन चीज़ों को हम बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के आसपास नहीं होती हैं, मतलब कि उनसे अमूर्त होती हैं, जो उनको दिखाई नहीं देती या फिर हमको दिखाई नहीं देती, उन चीज़ों के बारे में बच्चों को हम किताब से संबंधित चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे कि जो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि जो चीज़ें वो देख रहे हैं या फिर जो चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं उन चीज़ों को बच्चों को हम पहले बताएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सूक्ष्म चीज़ें जो होंगी जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस के बारे में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी या फिर स्थूल चीज़ें होंगी जो आसान चीज़ें होंगी सबसे पहले उनको हम बताएंगे बच्चों को। फिर सूक्ष्म चीज़ें बताएंगे। फिर जो चीज़ें ज्ञात होंगी ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या करते हैं, कौन सा नियम इसमें फॉलो होता है, पहले जो चीज़ें ज्ञात होंगी जैसे कि जिन चीज़ों से बच्चे परिचित हैं उन चीज़ों को पहले बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ें नहीं परिचित हैं या जिन चीज़ों से बच्चे नहीं परिचित हैं वो चीज़ें बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। फिर सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले बच्चों को जो सरल सरल चीज़ें होंगी जो आसान आसान चीज़ें होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, इन्वायरमेंट साइंस बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंट साइंस में जो सबसे आसान चीज़ें होंगी जो उनके आसपास पाए जा रहे हैं पेड़ पौधे या फिर जो उनके आसपास जानवर पाए जा रहे हैं उनको हम सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। जिनसे वो रोज मुखातिब होते हैं या फिर जिनसे हम वो रोज परिचित होते हैं उन चीज़ों को पहले बच्चों को हम मतलब कि जो सरल चीज़ें होंगी जिन चीज़ों से वो परिचित होंगे उन चीज़ों को हम पहले बताने का प्रयास करेंगे। फिर जो चीज़ें कठिन होंगी उनके बारे में बच्चों को हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी विधि है निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड के भी प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु साहब। मतलब कि
निगमन विधि जो थी इसके भी प्रतिपादक या फिर इसका प्रतिपादन भी अरस्तु साहब ने किया था। इस विधि को सूत्र प्रणाली यानी कि फार्मूला मेथड या फिर संश्लेषण प्रणाली यानी कि संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि में क्या था, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले बच्चों को नियम बताए जाएंगे। पहले उस चीज के बारे में, जिस विषय के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस विषय से संबंधित सारे के सारे नियम बता दिए जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस नियम से संबंधित बच्चों को उदाहरण बताए जाएंगे। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित, मतलब कि शिक्षक जिस तरह से मन होगा उस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा। जैसे कि पहले क्या आएगा, पहले क्लास में आएगा और वो नियम बताएगा, मतलब कि क्या थ्योरी बताने का प्रयास करेगा या फिर जो किताब में दिए हुए नियम है उनके बारे में बच्चों को परिचित कराएगा। फिर उसके बाद उस नियम से संबंधित जब चीजें नहीं समझ पाएगा तब उसके बाद उदाहरण देने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम नियम बताते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। फिर निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है, मतलब कि जस्ट अपोजिट टू द इंडक्टिव मेथड। फिर इस विधि में क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और क्या कहते हैं, आगमन विधि में क्या था, सबसे पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताया जाता है। इसमें क्या होगा, सूक्ष्म से स्थूल की, मतलब कि जो चीजें सूक्ष्म होंगी या फिर जिन चीजों से बच्चे परिचित नहीं होंगे उन चीजों के बारे में पहले बताया जाएगा। फिर उनको क्या करा जाएगा, स्थूल जो चीज परिचित होंगे जिन चीजों से, उनसे जोड़कर उन चीजों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिर क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले क्या सामान्य चीजें बच्चों को बताई जाएंगी, फिर विशिष्ट चीजें बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा। फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले जो चीजें उनको नहीं पता, जैसे इन्वायरमेंट साइंस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लिया एग्जाम्पल मैंने लिया कि इन्वायरमेंट साइंस बच्चों को हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट साइंस के बारे में जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जान रहे हैं उन चीजों को बच्चों को हम बताएंगे। फिर जो चीजें जान रहे हैं उनके बारे में, जैसे कि कोई ऐसा पौधा है जिसके बारे में बच्चे परिचित नहीं है तो उनको उस पौधे के बारे में पहले बताएंगे। फिर जिस पौधे से बच्चे परिचित हैं उससे, मतलब उस पौधे के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे, और जिस चीज से वो परिचित नहीं है जिस पौधे से, उस पौधे को हम उससे रिलेट करके उन चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कि पहले जो चीजें बच्चों को नहीं पता है वो चीजें बताएंगे, फिर क्या कहते हैं, जिन चीजों से, मतलब जिन चीजों से परिचित है या फिर जो चीजें उनको ज्ञात हैं उनसे उनको रिलेट करके, मतलब कि जोड़कर बताने का प्रयास किया जाएगा। फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मतलब कि पहले उसमें क्या था, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो इसमें पहले क्या किया जाएगा, नियम, मतलब नियम क्या हो गए, प्रमाण हो गए, और उनका प्रत्यक्ष क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो पहले नियम बताए जाएंगे, मतलब कि प्रमाण दिया जाएगा कि ये चीज है, ठीक है, तो ये चीज पहले बताई जाएगी, फिर उसको प्रत्यक्ष से जोड़ दिया जाएगा। फिर तीसरी विधि है प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक साहब। इस विधि के प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक साहब, मतलब कि इस विधि का प्रतिपादन या फिर इस विधि के जो क्या कहते हैं खोजकर्ता कौन थे, क्रिल साहब थे, किलपैट्रिक साहब। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, वो क्या थी, बालक केंद्रित थी, एक शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन यह विधि क्या है, अनुभव केंद्रित, मतलब कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, बच्चों को जितनी चीजों का अनुभव होगा उनसे इन चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देता है, मतलब कि सोशलाइजेशन पर बच्चों के विशेष बल देता है। मतलब कि जिन चीजों का अनुभव है बच्चों को, जैसे कि समाज में जो चीजें रहकर वो सीख रहे हैं या फिर जो चीजें वो सीख चुके हैं या जिन चीजों के बारे में उनको अनुभव है, उनसे केंद्रित है, उनसे संबंधित जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। और इसमें बच्चे एक दूसरे से जुड़कर कार्य करना सीखते हैं या फिर एक दूसरे से, मतलब टीम वर्क करना इसमें सीखते हैं। मतलब इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन पर विशेष बल देती है, मतलब कि समाजीकरण पर विशेष बल देती है। मतलब बच्चे इसमें मिलजुल कर कार्य करते हैं, फिर मिलजुल कर सीखने का प्रयास करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर निकालता है। मतलब कि बच्चा इस विधि के अंदर क्या होगा, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा, मतलब कि समाज के साथ जुड़कर या फिर उसका अगर नहीं मन है तो समाज के साथ ना भी जुड़कर वो चीजों के बारे में सीखने का प्रयास करेगा या उनके बारे में खोज करने का प्रयास करेगा। और जो समस्याएं उसके दिमाग में आएंगी तो उनको वो स्वयं से के विचारों से, मतलब कि खुद के अंदर विचार जनरेट करेगा या फिर खुद के अंदर उसके अंदर विचार आएंगे और उन्हीं विचारों के आधार पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, यह सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस शिक्षण विधि में बच्चे सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। ये क्वेश्चन डीएलएड में भी पूछा जाता है, बीएड में भी पूछा जाता है, सीटेट यूपीटेट हर जगह एक क्वेश्चन आता ही आता है कि किस शिक्षण विधि में बच्चे
सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। तो किसमें रहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे क्रियाशील रहते हैं। या इस विधि में क्या होता है? समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं बच्चे। क्या होता है? समूह में रहकर। पहले ही बताया गया था कि ये सोशलाइजेशन पर जोर देता है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इसमें आत्मविश्वास बच्चों के अंदर पैदा होता है। मतलब कि बच्चे अगर खुद से कार्य करना सीखते हैं, क्या है, स्वयं के विचारों के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है? आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है। फिर चौथी विधि है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति या फिर प्राकृतिक विधि या फिर निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को बताए भाषा का ज्ञान कराया जाता है। मतलब कि इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है। मतलब कि व्याकरण नहीं सिखाई जाएगी। अगर भाषा किसी भी भाषा को बच्चों को सिखाना है तो पहले व्याकरण नहीं बताया जाएगी, डायरेक्टली उनको उस चीज के बारे में सिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस विधि में जो बालक को मातृभाषा होती है ना, जो बच्चे की मातृभाषा, जैसे कि हम जिस गांव में रह रहे हैं या फिर जिस क्षेत्र में रह रहेंगे, वो हमारी जो भाषा होगी या फिर हमारी जो मातृभाषा हिंदी है जैसे, तो वो भाषा बताए बिना बच्चे को, मतलब कि जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ बनाए बिना नई भाषा या फिर अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि बच्चा हिंदी जानता है तो हिंदी उसकी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। और उसको मातृभाषा जो हिंदी है, जैसे बच्चों को अगर हिंदी से अंग्रेजी सिखाना होता है तो क्या होता है? पहले उसको अंग्रेजी की, मतलब उस हिंदी की अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाता है या फिर अंग्रेजी को हिंदी में समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो अंग्रेजी सीखता है। लेकिन इस विधि में क्या होगा? डायरेक्ट मेथड में बच्चे को, जो बच्चे की मातृभाषा होगी हिंदी, उसको बीच में नहीं लाया जाएगा, डायरेक्ट उसको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। जैसे कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें सीधे बच्चों को कन्वर्सेशन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कि बच्चा हिंदी प्रदेश में रहता है या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है, उसको सीधे ले जाके अंग्रेजी भाषी या फिर अंग्रेजी वाले राज्य में ले जाके छोड़ दिया गया। जैसे कि इधर यूपी में रह रहा है, उसको ले जाके कर्नाटका में या केरला में छोड़ दिया गया। तो वो मजबूरी में वहां पे उसको हिंदी कोई बोलने वाला होगा नहीं, तो फिर या फिर उसको ले जाके सीधे, चलो ठीक है यहाँ हिंदी आपको बोलने वाला मिल जाएगा, तो सीधे ले जाके उसको कहाँ छोड़ दिए? अमेरिका में। अमेरिका में तो उसको हिंदी बोलने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, मतलब कि उसकी मातृभाषा कोई जान ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे उसकी मजबूरी हो जाएगी या फिर वो डायरेक्टली उस भाषा को सीखना प्रारंभ कर लेगा। जैसे उसको प्यास लगेगी तो धीरे धीरे अंग्रेजी में ही उस चीज को एक्सप्रेस करने का या फिर दूसरों को समझाने का प्रयास करेगा। वो हिंदी नहीं बोलेगा क्योंकि वहां पे कोई हिंदी जानता नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो उसकी मातृभाषा है उसको मध्यस्थ बनाए बिना कोई दूसरी भाषा उसको सिखाई जाती है। ऐसे अगर हम यहाँ पे सीखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? अंग्रेजी को हिंदी में सीखने का प्रयास करेंगे या फिर हिंदी को धीरे धीरे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मतलब कि मातृभाषा को मध्यस्थ बना लेते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होगा इसमें हम मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से, मतलब मैंने पहले ही बताया कि कन्वर्सेशन के माध्यम से इस चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, मतलब कि वार्तालाप के माध्यम से सीखने के लिए अधिक से अधिक बल दिया जाता है, और जिसमें प्राकृतिक रूप से बच्चे चीज़ों को सीख पाते हैं। अब जैसे हम हिंदी भाषी से सीधे अंग्रेजी भाषी में ले जाके बच्चे को छोड़ दिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज वाली क्षेत्र में उसको ले जाके छोड़ दिए, तो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे उसको एडॉप्ट कर लेगा क्योंकि उसकी वो मजबूरी होगी। फिर क्या है? प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? श्रव्य और दृश्य जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, टीएलएम जो होता है, श्रव्य दृश्य से संबंधित जो टीएलएम होता है उनको हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि टेप राइटर या फिर कोई रेडियो या फिर ऑडियो विजुअल जो क्या कहते हैं टूल्स होते हैं ना, उनको हम उनसे बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर पांचवी क्या है विधि? विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिसिस मेथड। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग साहब थे। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल किया जाता है। जो विश्लेषण विधि या फिर एनालिसिस विधि जो होती है, इसमें क्या होता है? बच्चों को अगर बच्चों के सामने अगर कोई समस्या आती है तो फिर उनको छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उनका हल किया जाता है। जैसे कि कोई बच्चों के सामने समस्या आई तो उनको वो छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि उनको ट्रांसलेशन दे दिया गया, एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए दे दिया गया, तो वो एक एक लाइन को क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। तो पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेंगे, फिर तीसरी लाइन को ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या हुआ? वो समस्या उनकी क्या थी? उसको ट्रांसलेट करना। तो उन्होंने उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया, फिर उसका अध्ययन किया, छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया
और उस समस्या क्या थी, ट्रांसलेट करना। तो उस समस्या को उन्होंने छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करके उसका हल निकाला या फिर उस समस्या का समाधान निकाला। फिर छठवीं मेथड है विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। इस मेथड के भी जो जनक थे वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग साहब थे। मतलब कि इस विधि के प्रतिपादक भी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग साहब थे। और विश्लेषण विधि जो है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। संश्लेषण विधि में क्या था, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है समस्या को। इसमें क्या है, जो समस्या होगी उसके छोटे छोटे भाग में जो समस्या होगी उसको एक में जोड़ दिया जाएगा। फिर वो समस्या का जो एक तरह से शेप बना लिया जाएगा। फिर एक तरह से अगर माइंड में कोई समस्या आती है तो उसको छोटे छोटे भागों से एक पूरी तरह से बल्क बनाकर फिर उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फिर उस समस्या का हल निकाला जाता है। मतलब कि समस्या या गतिविधि के छोटे, जैसे उसको क्या किया, ट्रांसलेशन करने को दिया गया, ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रांसलेट अगर दिए गए तो उसको एक पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट करके फिर अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, संश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड कहते हैं। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में क्या होगा, तिनका स्वयं बाहर निकलने का प्रयास करेगा। फिर क्या है, अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन मेथड। अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन हेतु किया जाता है। क्या है, जो अनुकरण विधि है इसमें क्या होता है, भाषण या वाचन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। क्या, अनुकरण करके या फिर नकल करके सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। तो ये तो पहले ही पता है कि इस विधि को अनुकरण विधि कहा ही जाता है, नाम ही ऐसे है, सिमुलेशन विधि। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके, जैसे कि बच्चा अगर क्लास में गया तो क्या होगा, टीचर की नकल करेगा। टीचर जिस तरह से लिख रहा है उस तरह से लिखने का प्रयास करेगा, जिस तरह से टीचर बोल रहा है या फिर जिस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है उस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण करने का प्रयास करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। मतलब कि जो बच्चे होंगे तो टीचर जिस तरह से उच्चारण किसी भी पैराग्राफ का कर रहा है या फिर किसी शब्द का कर रहा है तो उस चीज को वो सीधे नकल उतारेंगे या फिर उस चीज को सीधे सीखने का प्रयास करेंगे और जैसे शिक्षक बोल रहा है उसी तरह से बोलने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चा उनका अनुकरण करते हैं। मतलब कि जिस तरह से टीचर पढ़ा रहा है या फिर जिस तरह से टीचर बोल रहा है किसी पैराग्राफ के बारे में तो उसी पैराग्राफ को उसी तरह से बोलने का प्रयास करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन मेथड। मतलब कि बच्चे जब टीचर से देख कर या फिर बच्चे टीचर से नकल उतार कर या फिर टीचर जिस एक्टिविटी के थ्रू जिस चीज को पढ़ने का प्रयास करता है फिर समझाने का प्रयास करता है उसी तरह से उन चीजों को समझने का बच्चा अगर प्रयास करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन मेथड। फिर 8th नंबर है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि को किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। मतलब कि व्याख्यान विधि जो होती है इसमें क्या होता है, किसी तथ्य या फिर किसी चैप्टर के बारे में या फिर किसी विषय की व्याख्या की जाती है या फिर विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर बच्चे क्लास में बैठे हैं तो लेक्चरर आएगा या फिर टीचर आएगा तो उन चीजों का वो सीधे लेक्चर देगा या फिर व्याख्यान करेगा और व्याख्यान करके किसी भी विषय के बारे में समझाने का प्रयास करेगा। मतलब कि क्लास में आएगा और जो चैप्टर उनको पढ़ाना है उस चैप्टर के बारे में बच्चों को बताएगा और फिर उसके बारे में सीधे व्याख्यान देना शुरू कर देगा या फिर लेक्चर देना प्रारंभ कर देगा। इस विधि से अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। जो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है उसको क्या कहते हैं हम, व्याख्यान विधि। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो वो व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड है। इस विधि में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब कि इसमें शिक्षक ही सब कुछ होता है। मतलब कि शिक्षक ही प्रमुख भूमिका होती है। क्लास में अगर आएगा तो शिक्षक ही सर्वोपरि होगा। मतलब कि उसमें बच्चों का कुछ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा या फिर बच्चे उसमें कुछ भी पूछ नहीं सकते या फिर कुछ उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा या फिर बच्चों को कोई भी प्रकार की आज़ादी नहीं होती। टीचर जिस तरह से चाहेगा उस तरह से उस विषय को पढ़ाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि, या जो शिक्षण की विधि है इसको हम शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। फिर 9th क्या है, मारिया मॉन्टेसरी विधि यानी कि मॉन्टेसरी मेथड। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक या फिर शिक्षा शास्त्री थी। जो मारिया मॉन्टेसरी जी थी वो शिक्षक थी और चिकित्सक थी और एक शिक्षा शास्त्री, जिनके
नाम से मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति आज भी कई विद्यालयों में प्रचलित है और यह जो पढ़ाई की विधि है ये 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तक की जाती है। मतलब कि 6 से 2.5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं या 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके मतलब कि शिक्षण में इस विधि को प्रयोग किया जाता है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय, मतलब कि रूस का एक विश्वविद्यालय था या फिर रूस में जो विश्वविद्यालय था उसके अंदर मारिया मांटेसरी द्वारा इस विषय का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। और इन्होंने इस विषय का प्रयोग किसके ऊपर किया था, मंद बुद्धि वाले जो बच्चे थे उनके ऊपर इस विधि का प्रयोग किया था। कहाँ पे, रूस विश्वविद्यालय में। और कुछ समय बाद ये जो मतलब पद्धति थी इसको सामान्य बालकों के ऊपर भी उपयोग किया जाने लगा था। मारिया मांटेसरी जो पद्धति थी ये सबसे पहले रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बच्चों के ऊपर प्रयोग की गई थी। फिर धीरे धीरे इसको सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के ऊपर भी प्रयोग किया जाने लगा और ये विधि जो है 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। और मारिया मांटेसरी जी जो थी वो इटली की एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी और इन्हीं के नाम पर मारिया मांटेसरी पद्धति नाम पड़ा है। फिर डाल्टन विधि यानी कि डाल्टन मेथड। डाल्टन पद्धति जो थी इसके जन्मदाता कौन थे, कुमारी हेलन परखास्ट या फिर कुमारी हेलन पारखस्ट को इस विधि का प्रतिपादक माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। मतलब कि ये जो विधि होती है इसमें टीचर बच्चों को कोई एक निर्धारित कार्य या फिर कोई एक क्या कहते हैं सिलेक्टेड वर्क मतलब बच्चों को दे दिया जाएगा असाइनमेंट के रूप में। मतलब कि एक प्रॉब्लम के रूप में या फिर असाइनमेंट के रूप में बच्चों को कोई कार्य दिया जाएगा और निश्चित समय में, क्या है, निश्चित समय में बच्चों को समय के भीतर, मतलब कि जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर पूरा करना होता है। एक निश्चित कार्य दे दिया जाएगा बच्चों को, असाइनमेंट मतलब कि कार्य जो होगा असाइनमेंट के रूप में बच्चों को दे दिया जाएगा और बच्चों से कहा जाएगा कि इस टाइमलाइन के अंदर इस कार्य को पूरा करके आपको देना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाल्टन विधि। इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब कि कोई अगर टॉपिक दिया गया बच्चे को तो उस टॉपिक के बारे में बच्चा ही खोज करेगा, ठीक है, और बच्चा ही उस बारे में अपने विचार लिखेगा और उसके बारे में पूरी तरह से खोज करके मतलब कि उसके बारे में जितना कुछ करना है वो अपने हिसाब से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर उस विषय के बारे में वो लिखने का प्रयास करता है। अध्यापक केवल क्या होता है, पथ प्रदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर या फिर फेलिसिटेटर होता है। क्या होता है, इस विधि में अध्यापक सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पथ प्रदर्शित करता है, फिर बताता है कि इस तरह से इस कार्य को करना है और करता कौन है, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बच्चे उस कार्य को करते हैं। फिर 11वां नंबर है भाषा संसर्ग विधि यानी कि लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। मतलब कि इसमें इस विधि के अंतर्गत बच्चों को व्याकरण सिखाने का प्रयास किया जाता है। अव्याकृत विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कि यह व्याकरण शिक्षण की विधि, इस विधि को अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मतलब कि कुछ रचनाएं होंगी, उन चीज़ों को पहले बताया जाएगा, उन रचनाओं को पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद उससे संबंधित व्याकरण जो होगी उसको बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा या फिर रचना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। क्या, व्याकरण को, जो व्याकरण होगी उसको रचना के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा। फिर प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। जो भाषा संसर्ग या फिर लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है या फिर उपयोग में लाई जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से, मतलब कौन सी, अच्छे लेखन की पुस्तकें जो होंगी उनके माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। किसका, व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में मातृभाषा की सभ्यता का विकास होता है। मतलब कि जो अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा बच्चों को व्याकरण सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर मातृभाषा की सभ्यता का विकास होता है, फिर मातृभाषा के बारे में उनको अच्छा ज्ञान होता है, फिर मातृभाषा को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित PDF नोट्स जो हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल जाया करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।